ये लिपिड राफ्ट्स का ही कंटिन्यूएशन में क्लास है ये। इस क्लास में आगे पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमें पिछला वीडियो भी देखना चाहिए जो कि मेम्ब्रेन लिपिड 8 है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। लिपिड राफ्ट के बारे में अब बातों को हम आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं कि लिपिड राफ्ट में, क्योंकि हम लोग दो हिस्से मेम्ब्रेन को देखते हैं हमेशा, तो मान लो कि एक तो आउटर लिफलेट हो गया और एक इनर लिफलेट हो गया, मतलब एक आउटर मोनोलेयर हो गया, ठीक है ना, ऐसे लंबा लंबा कर दें, ठीक है, ये देखो आउटर मोनोलेयर हो गया है। और ऐसे लंबे लंबे प्रोटीन्स हैं जो इस साइड से उस साइड है, ये सभी स्फिंगोलिपिड हैं जो ऐसे क्रॉस करके भी अपने आप को ये कर रहे हैं। और बीच में जो है ये फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है, सॉरी, बीच में कोलेस्ट्रॉल है। इस प्रकार से ये है। तो अब दिमाग में आता है कि ये एक इसका एक हिस्सा हो गया और ये हो गया इसका दूसरा हिस्सा। इसे हम लोग बोल रहे हैं आउटर लिफलेट, लिफलेट, इसको बोल रहे हैं इनर लिफलेट, इनर लिफलेट। तो मन में सवाल आएगा कि सर क्या आउटर और इनर दोनों एक जैसा ही दिखता है? क्या यूनिफॉर्मिटी इतनी है कि जो ऊपर बना हुआ है वही नीचे भी बना हुआ है? तो आंसर होता है कि नो, ये एसिमेट्रिकल है, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स molecules in the two leaflets of the membrane ये asymmetrical है, is asymmetrical, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि एकदम यूनिफॉर्मिटी रहेगा। इवन वही मेंबर होंगे लेकिन अरेंजमेंट का स्टाइल दूसरा हो जाएगा। तो मन में एक सवाल आएगा कि सर कैसे होगा, थोड़ा सा बता दीजिए। आइए देखिए, जो आउटर लीफलेट है, लीफलेट ऑफ राफ्ट, राफ्ट का जो आउटर लीफलेट है, अगर आप यहां पर जाते हैं तो आपको मिलता है कोलेस्टेरॉल, प्लस आपको मिलता है यहां पर स्फिंगोलिपिड्स। ये दोनों तो मिल ही रहे हैं, साथ में आपको मिल रहा है फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ठीक है, साथ में आपको फॉस्फेटिडाइल कोलिन। और ये फॉस्फेटिडाइल कोलिन में जो फैटी एसिड है वो क्या है? लॉन्ग एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड, मतलब इसमें भी छोटा नहीं है, लंबे लंबे हैं। मतलब फॉस्फेटाइल कोलिन जो अगर नॉर्मल कहीं इतना बड़ा है तो यहाँ पर आपको इतने इतने बड़े मिलेंगे, मतलब ये वाला छोटा वाला नहीं मिलेगा, बड़ा बड़ा मिलेगा, ठीक है। प्लस जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन, ये जो चार मेंबर हैं, ये चार मेंबर आपको मिलते हैं आउटर लीफलेट्स। अगर मैं एक बार फिर से आवाज दूं तो वो आवाज है पहले कोलेस्ट्रॉल के लिए, फिर स्फिंगोलिपिड्स के लिए, फिर लॉन्ग एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन्स फैटी एसिड रखने वाला फॉस्फेटाइल कोलिन, और फिर है जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। ये आउटर लीफलेट का कंपोजिशन। वहीं पर अगर हम इनर लीफलेट में आते हैं, अगर इनर लीफलेट में आते हैं ऑफ द राफ्ट, अगर हम इसमें आते हैं तो इसमें हमको क्या मिलता है? इसमें हमको बड़ा यूनिक मेंबर सब मिलता है, जैसे कॉमन मेंबर्स कोलेस्टेरॉल मिल ही रहे, साथ में हमको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स मिलते हैं, ग्लिसरो
फॉस्फोलिपिड्स। और देखो स्फिंगोलिपिड्स की जगह हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, मतलब ग्लिसरॉल वाला। और इसमें मिल रहा है फिर से लॉन्ग एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, ये हमको मिल रहा है। साथ में मिल रहा है हमको लिपिड एंकर्ड सिग्नल प्रोटीन्स। और इस सिग्नल प्रोटीन्स में एक महत्वपूर्ण एग्जांपल जैसे हम बताएं वह है एसआरसी काइनेज। हम सब लोग जानते हैं ये सेल सिग्नलिंग में स्टडी किया जाता है, एसआरसी काइनेज। तो अब आप देखें कि ऊपर के मेम्ब्रेन का हिस्सा और नीचे के मेम्ब्रेन के हिस्सा में जो भागीदारी है, उस भागीदारी में क्या गुणात्मक बदलाव है, यह आपको देखने का मौका मिलता है। अब देखिए रोल क्या होता है, रोल ऑफ लिपिड राफ्ट। तो लिपिड राफ्ट अभी भी सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाकर स्टडी किया जाता है। नेचुरली लिपिड राफ्ट्स बहुत ज्यादा मिलते नहीं हैं, कम मिलते हैं, बट आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन में ये बहुत अच्छे से मिलता है। इसलिए लिपिड राफ्ट का जब भी स्टडी करते हैं तो हम लोग आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की चर्चा किए बिना नहीं रहते। अगर इसका काम देखें, ये सेल सिग्नलिंग में काम पार्टिसिपेट करता है, सिग्नलिंग। ठीक है, सेल सिग्नलिंग। दूसरा प्रोटीन सॉर्टिंग में। और तीसरा मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग में। देखिए सेल सिग्नलिंग तो हम जानते हैं कि कम्युनिकेट करना बाहर के इंफॉर्मेशन को मेम्ब्रेन के अंदर में, या मेम्ब्रेन की इंफॉर्मेशन को बाहर। ये एक लिपिड राफ्ट का हम एक ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं। ये लिपिड राफ्ट, यहां पर ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो मेम्ब्रेन के इस हिस्से से इस हिस्से में, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है ना, जो कि यहां पर इसके सिग्नलिंग प्रोटीन के नेचर को शो करता है। इसके अलावा जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स भी हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल सिग्नलिंग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और इसीलिए इसका स्टडी भी हम लोग कर रहे हैं। साथ में प्रोटीन सॉर्टिंग मतलब क्या होता है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देखते हैं या गोल्जी बॉडी में देखते हैं, तो अंदर तो बहुत सारा प्रोटीन्स बन रहा होता है। एक ये प्रोटीन है, एक ये प्रोटीन है, एक ऐसा 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 प्रोटीन है, एक ऐसा 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 प्रोटीन। ये सारे अलग अलग फोल्डेड प्रोटीन, कोई मेम्ब्रेन में जाएगा तो कोई प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जाएगा, कोई माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाएगा। तो इस समय क्या होना होता है, इसको चुनना पड़ता है, ये किधर जाएगा, ये जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किधर जाएगा, ये भी जाएगा प्लाज्मा। तो इन दोनों को चुन लिया गया, हाँ भाई तुमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाना है, तुमको फलाना जगह जाना है, तुमको चिलाने जगह जाना है। तो दिस इज द वे, इस प्रकार से इसकी सॉर्टिंग की जाती है, और उसमें भी लिपिड राफ्ट का काम देखा जाता है। और सॉर्टिंग और उसके बाद ट्रैफिकिंग मतलब हो गया कि इस प्रोटीन को जो है वो भेजना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अलग रास्ता है। इसको भेजना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास, तो इसको भेजना है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के पास। तो सबके अलग अलग ट्रैफिक है, उसमें भी लिपिड राफ्ट का काम जो है वो देखा जाता है। अब इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का विस्तार करके हम लोग देखते हैं। जब स्टडी किया जा रहा था तो लोगों ने देखा कि जो डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है ना, डिलीवरी सिस्टम हम लोग जो पढ़ते हैं वो प्रोटीन सॉर्टिंग एंड ट्रैफिकिंग, ठीक है ना। इसमें एक टर्म आता है डिलीवरी सिस्टम।
कि मतलब हम कोई चीज है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकाले, इससे निकाला हमने, ठीक है ना, और उसको जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने डिलीवर कर दिया। दिस इज कॉल्ड अ डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। ये जो है इसको हम लोग कार्गो कहते हैं। ये कार्गो भेजा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या डिलीवरी सिस्टम। तो क्या डिलीवरी सिस्टम में भी लिपिड राफ्ट का कुछ ऐसा रोल देखा जाता है? हम कहते हैं यस, लिपिड राफ्ट डिपेंडेंट डिपेंडेंट डिलीवरी system of the membrane protein, system of the membrane proteins, membrane proteins, proteins। ये बड़ा एक्सपोर्ट करता है, लिपिड राफ्ट डिपेंडेंट डिलीवरी सिस्टम, किसका? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब मन करेगा कि सर थोड़ा सा इसका दिखाते डायग्राम, तब समझ में आता है कैसे ये होता है। ठीक है, दिखा देते हैं। देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक हिस्सा है, ल्यूमेन है। यहां पर एक प्रोटीन बना, ये मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। इसको कहाँ जाना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाना। आगे क्या हुआ? ये बड बनकर एक बड के अंदर में चला आया, ये प्रोटीन बड के अंदर में चला आया। चारों तरफ क्या हो गया? इसका क्लैथरीन कोटिंग हो गया, ठीक है। ये सब और भी पढ़ेंगे आगे आप, क्लैथरीन कोटिंग को खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। और ये बड बन के बाहर निकल चला आया। बड आया, सारे जो क्लैथरीन होते हैं वो बाहर खुल जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि उसके साथ ही लगा रहता है, खुल गया। अब अगर सोचो कि इसका कुछ प्रोसेसिंग करना है तो ये गॉल्जी बॉडी में जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको प्रोसेसिंग करना है तो ये गॉल्जी बॉडी में चला गया। अब ये गॉल्जी बॉडी है, उसके साथ ये बड जुड़ गया, तो सिस गॉल्जी बॉडी में जाकर, सिस गॉल्जी बॉडी में ये प्रोटीन जो है वो चला गया। और इस प्रोटीन का क्या होने लगा? वहां पर प्रोसेसिंग होने लगा। प्रोसेसिंग होने के उपरांत ये जब पूरी तरह से तैयार हो, गॉल्जी बॉडी जो है इसको अपने हिस्सा में बड बना दिया। अभी एकदम पूरे रबचांडूस, मतलब प्रोटीन हमारा प्रोसेस होकर तैयार हो गया। ये जो होता है ऐसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस गॉल्जी बॉडी नेटवर्क, ठीक है। अब लोग देखते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म होता है TGN, ऐसे लिखता है लोग। ये जो नेटवर्क होता है उसको बोलता है CGN। विद्यार्थी बोलता है क्या है सर TGN CGN? TGN मतलब हो गया ट्रांस गॉल्जी बॉडी गॉल्जी नेटवर्क, ये मैच्योर्ड फॉर्म। अब यहां से क्या हुआ? ये फिर से टूट कर निकला, यहां पर भी क्लैथरीन कोट हो गया। एक्चुअली इस कोट में भी कई सारे टर्म आते हैं, ये बाहर ऐसे निकल, ठीक है। अभी तो इसे कोट मान लो है, फिर कोट हट जाता है यहां से ऐसे। उसके बाद सारे कोट्स बाहर निकल आएंगे तो ये हो जाएगा अब कार्गो। उसको क्या कहेंगे हम लोग? कार्गो। और कार्गो को जो है मोटर प्रोटीन्स वो इसको कैरी करते हुए, अल्फा बीटा करते हुए, साइटोस्केलेटन पर चलते हुए, रास्ते पर चलते हुए इसको ले जाएगा किसके पास? ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कई बार क्या होता है कि ये तो एक प्रोटीन है ना, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, तो एक प्रोटीन है ना। अब इस प्रोटीन में कोई हेरा फेरी ना हो जाए, ऐसा नहीं कि जाते जाते माल बदल जाए। सेल क्या करता है? सेल ये करता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके मेम्ब्रेन के हिस्से में इस प्रोटीन को ऐसे धंसा देता है। 1 2 3 4 ऐसे करके इस मेम्ब्रेन प्रोटीन को धंसा दिया, ओके। और इसका राफ्टिंग कर दिया। राफ्टिंग मतलब यहां राफ्ट बना दिया, लिपिड राफ्ट बना दिया। जैसे लिपिड राफ्ट बना दिया, ये जो पोर्शन है वो क्या हो गया? एकदम इंटैक्ट हो गया। मतलब आप इसमें अब कोई हेरा फेरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज यहां पर छोटा सा एक लिपिड राफ्ट बन गया। अब यही आगे जाकर क्या होगा? वेजाइकुलर हो जाएगा। जब यही वेजाइकल हो जाएगा, यही मूव करेगा, तो मेम्ब्रेन इस वेजाइकल में क्या है?
कि जो भी प्रोटीन्स हैं वो इंटैक्ट है, उनमें कोई हेरा फेरी नहीं हो रहा है। क्यों हेरा फेरी नहीं हो रहा है? क्योंकि ये रैफ्ट मॉडल में आ गया है, एकदम खूब सारा कोलेस्ट्रॉल यहाँ आ गया है, ये चेंज नहीं होगा, और ये जो होता है फाइनली जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उस प्रोटीन को प्लेस कर देता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, इस तरह के ट्रांस डिलीवरी है, उस तरह क्या हम लोग बोलते हैं? लिपिड रैफ्ट डिपेंडेंट डिलीवरी सिस्टम। अर्थात ये जो डिलीवरी हो रहा है ये लिपिड रैफ्ट के कारण ही संभव हो पा रहा है। अब हम लोग अगले मोड में आ रहे हैं। अब अगर हम लोग रैफ्ट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है ना, लिपिड रैफ्ट का देखिए एक और यूटिलाइजेशन। लिपिड रैफ्ट इज यूज्ड बाय कोलेरा जो है वह लिपिड रैफ्ट का यूज करता है। होता क्या है कि कोलेरा टॉक्सिन जो है इज प्रोटीन, इसका नेचर प्रोटीन का होता है। ओके, इट बाइंड्स टू लिपिड रैफ्ट, इट बाइंड्स टू लिपिड रैफ्ट, लिपिड रैफ्ट ऑफ टारगेट सेल। अब टारगेट सेल मान लो किसी आदमी में होगा तो आदमी के सेल में ये बाइंड करेगा, क्योंकि ये टॉक्सिन है, इट बाइंड्स टू टॉक्सिन। ओके, टारगेट सेल। तो ये जो कोलेरा टॉक्सिन होता है ये टारगेट लिपिड रैफ्ट में किस चीज से बाइंड करता है? बाइंड्स टू लिपिड रैफ्ट। लिपिड रैफ्ट कौन से हिस्से से बाइंड करता है? बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के साथ, ग्लाइकोलिपिड के साथ बाइंड करता है। ठीक है, गैंग्लियोसाइट्स के साथ सबसे ज्यादा ये बाइंड करता है ग्लाइकोलिपिड के साथ, और कभी कभी देखा जाता है कि ये गैंग्लियोसाइट्स के साथ भी जुड़कर, ओके, और तब ये सेल के अंदर चला जाता है। अर्थात मान लो कि एक टारगेट सेल है, ठीक है, इस टारगेट सेल में यहां लिपिड रैफ्ट, कोलेरा प्रोटीन आया और इस लिपिड रैफ्ट से यहां पर जुड़ गया। उसके बाद जुड़ने के बाद क्या होगा? ये इंडोसाइट्रिक वेसिकल बनाएगा। ये क्या बनाएगा सेल के अंदर में? इंडोसाइट्रिक। ये लिपिड रैफ्ट है, यहां पर कोलेरा प्रोटीन है, और ये अब इंडोसाइट्रिक वेसिकल बना रहा है। और उसके बाद क्या होगा? ये सेल के अंदर में ये प्रोटीन आ जाएगा अलोंग विद द लिपिड रैफ्ट। तो ये जो टॉक्सिन है, जहर है, कैसे सेल के अंदर आया? समझ में आया? ये जो कोलेरा टॉक्सिन है, ये कोलेरा टॉक्सिन इसी लिपिड रैफ्ट को यूज करता है, लिपिड रैफ्ट को यूज करता है, और फिर एंडोसाइटोसिस करता है, और फिर ये सेल के अंदर में इंटर करता है। तो कोलेरा टॉक्सिन मतलब कोलेरा का जो तरीका है उसमें लिपिड रैफ्ट का रोल देखा जाता है। आगे अगर सोचिए कि हम लिपिड रैफ्ट को हटाना चाहते हैं, अब एक्सपेरिमेंटेशन में देखते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन में we want to disrupt lipid raft। अगर हम एक इन द मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन में हम लिपिड रैफ्ट को डिसरप्ट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, उससे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं किसका? मिथाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन। ये एक ऐसा टॉक्सिन है जो मिथाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन कहलाता है, और यह मेम्ब्रेन के अंदर में जो रैफ्ट है उसको डिसइंटीग्रेट करता है, डिसरप्ट कर देता है। ठीक है, कैसे डिसरप्ट करता है? यह जो टाइटनेस उसको रिमूव कर देता है, मतलब रिमूव्स प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होता है इसके अंदर में उसको हटाता है, और जैसे प्रोटीन्स हटेंगे तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? पूरा रैफ्ट ढीला हो जाता है और वो बिखर जाता है। इसी तरह के एक फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी डाई भी है जिसको यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लिपिन एंटीबॉडी। फ्लिपिन एंटीबॉडी अगर आप यूज करिएगा
सेम ये भी क्या करेगा, प्रोटीन्स को रिमूव करता है और वो पूरे मेम्ब्रेन को जो है वो खोलकर कर देता है। आखिर ये जैसे कि हम बोलते हैं रिमूव प्रोटीन्स, तो ये कैसे रिमूव करता है प्रोटीन को, ठीक है ना? हाउ डज मिथाइल बीटा साइक्लो डेक्स्ट्रीन जो है वर्क कैसे काम करता है? तो ये जो है यह सीधे सीधे कोलेस्ट्रॉल से इसका एफिनिटी होता है, ठीक है ना? तो हम लोग कहते हैं इट डिस्ट्रैक्ट्स कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल को डिस्ट्रैक्ट करेगा, देयरफॉर प्रोटीन्स रिलीज्ड, प्रोटीन्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, उसमें जो चिपका हुआ है निकलकर बाहर हो जाएगा। ये मिथाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन एंड फ्लिपिन एंटीबॉडी का काम देखा जाता है। आप चाहे तो इसके बारे में और भी डिटेल ऑनलाइन देख सकते हैं। देखिए, रैफ्ट को अगर हम लोग नॉन आयनिक डिटर्जेंट में ट्रीट करें, रैफ्ट इज ट्रीटेड इन नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। अगर ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट में हम लोग रैफ्ट को यूज करें तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? तो रैफ्ट इज इनसॉल्युबल। इसमें नॉन आयनिक डिटर्जेंट में रैफ्ट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। याद रखो क्या टर्म है, नॉन आयोनिक। एक ऐसा डिटर्जेंट जो नॉन आयोनिक, उसमें रैफ्ट जो होता है वो इनसॉल्युबल, अर्थात रैफ्ट उसमें घुलता नहीं है। क्यों नहीं घुलता है? क्योंकि रैफ्ट जो होता है वो लिपिड रिच होता है, नॉन आयन, और जो लिपिड होता है वो नॉन आयनिक होता है। हम सब जानते हैं कि फैट जो होता है वो आयनाइज नहीं होता है, इसलिए उसमें कोई इंसॉल्युबिलिटी वह शो नहीं करता है। कोई सवाल? अब देखिए एक टर्म आता है कैव्युलिन। कैव्युलिन इज अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन होता है और ये इंटरैक्ट करता है किसके साथ? इंटरैक्ट्स विथ कोलेस्ट्रॉल इन लिपिड रैफ्ट। लिपिड रैफ्ट में जो कोलेस्ट्रॉल है उसके साथ ये इंटरैक्ट करता है कैव्युलिन, ठीक है? और जब ये इंटरैक्ट करता है वहां पर, तो उसे हम लोग कहते हैं कैवियोली। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैवियोली। मतलब कैवियोली जो है कोलेस्ट्रॉल और कैव्यूलिन का इंटरेक्शन है, ठीक है? और जो कैवियोली होता है आपको समझिए कि helps to stabilize the raft by interacting with cytoskeleton, अब ये सवाल जो है यहाँ पर, वैसे कैवियोली हम आपको अलग से पढ़ा रहे हैं, बहुत डिटेल है कैवियोली के बारे में, लेकिन यहाँ पर यह जानना है कि कैवियोली जो है वो होता है कोलेस्ट्रॉल और कैवियोलिन के इंटरेक्शन से एक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे हम लोग कैवियोली का। कैवियोली जो होता है वो इंडोसाइटोसिस में पार्टिसिपेट करता है और कैवियोली जो होता है वो रैफ्ट को स्टेबलाइज करता है साइटोस्केलेटन के इंटरेक्शन से। इसमें प्रोटीन होता है वो आराम से इंटरेक्ट करता है किसके साथ? कैवियोलिन के साथ, और यह जो है एक प्रकार का उसको मदद करता है स्टेबिलिटी करने की।
ओवरऑल इतना सारा चीज पढ़ने और जानने से क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि लिपिड रैफ्ट जो होता है वो बहुत स्टेबलाइज छोटा छोटा माइक्रो डोमेन होता है, जो मेम्ब्रेन में कुछ खास काम को करने के लिए बनता है और इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी भी लिपिड रैफ्ट के कितने सारे फंक्शनिंग है, इसको अब अभी भी रिसर्च किया जा रहा है, ताकि इसलिए आप जो भी रिसेंट बुक्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे वो बोलेगा यहां तक है, बट अभी भी इसके बहुत सारी चीजों को जानना बचा हुआ है। अब एक सवाल हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, जो 2017 में पूछा गया था, 2017 में ये क्वेश्चन है। यहां कहता है कि स्फिंगोलिपिड्स, जिसको एस से और कोलेस्ट्रॉल सी से, molecules of the lipid bilayer aggregate into multiple tiny rafts instead of a single large one। मतलब छोटे छोटे राफ्ट में टाइनी टाइनी बन रहा है। ओके, फिर अगला स्टेटमेंट होता है, considering the size of the lipid raft depends on the affinity of sphingolipid and cholesterol for one another and other lipids in the membrane। ठीक है, मेम्ब्रेन में ये दोनों तो आपस में इंटरेक्ट करते ही हैं, स्फिंगोलिपिड कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा ये और भी मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब कह रहा है कि इसके प्रॉपर्टी पर आप ध्यान दीजिए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसमें सही होगा। देखिए, थर्ड स्टेटमेंट सर। रुको तो, रुक जाओ। सबसे पहला कहता है कि sphingosine and cholesterol bind to one another tightly and independent of any other molecules। इसमें ये इंडिपेंडेंट जो है ये ऑब्जेक्शनेबल है। ठीक है, आपस में दोनों टाइटली इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ भी तो इनका संबंध है, इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं रहते। अगला स्टेटमेंट है, स्फिंगोसाइन एंड कार्बन and cholesterol bind to one another with same affinity as they bind to other lipid molecular species in the membrane। यहां पर जो ऑब्जेक्शनेबल है वह है सेम एफिनिटी, नहीं, एफिनिटी में जो है वो वेरिएशन होता है, सिमिलर एफिनिटी नहीं होती। अब अगले पॉइंट की ओर आवे कि sphingosine and cholesterol binds to one another with high affinity under the influence of some cytoskeleton element। ठीक है, यहां जो है कि दोनों के बीच में हाई एफिनिटी तो होता है, लेकिन सम साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स, इन दोनों के बाइंडिंग के बीच में इन दोनों का कोई रोल नहीं होता। वो कैफ्यूलिन के साथ एक अलग इंटरेक्शन होता है, वो लिपिड रैफ्ट के एफिनिटी को ये मदद करता है। ठीक है, यहां पर छोटा सा हमारा ऑब्जेक्शन है, ये आंसर में ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है जब तुलनात्मक रूप से हम देखें, लेकिन अभी हमारा ऑब्जेक्शन है इस पर। लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट। हम सभी पॉइंट्स को पढ़ते हैं और उसके बेसिस पर एक एनालिसिस करते हैं, एंड दैट इज sphingosine and cholesterol are slightly higher affinity than the other lipids molecules of the membrane and are in dynamic equilibrium with its free forms। ठीक है, अब देखिए, बड़ा तुलनात्मक ये स्टडी करके बोलता है, क्या बोलता है, स्लाइटली हायर एफिनिटी है दूसरों की तुलना में। इसका मतलब है दूसरों से भी इन लोगों का एफिनिटी है, बट आपस में इन दोनों का ज्यादा हायर एफिनिटी होता है। साथ में कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ इट्स फ्री फॉर्म्स, जो इनके फ्री फॉर्म्स हैं उनके साथ ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम करके रखते हैं। मतलब मेम्ब्रेन में और भी जो है उनके साथ एक इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। इसका मतलब है कि फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें कहीं कोई हमको ऑब्जेक्शन अब तक नहीं दिखा है। समझ गए? इसलिए जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है इसमें वो है 4। सो ये जो चीजें होती हैं, कैसे हम पढ़ते हैं, पहले हमको पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, ताकि हम एक एक वर्ड पर काम कर सके। अगर हम यही नहीं जानेंगे कि ये सभी डिपेंडेंट हैं तो यहां पर गड़बड़ा जाएंगे।
एक जैसा एफिनिटी सबके साथ नहीं रहता है तो गड़बड़ा जाएंगे। और सम साइटो ये है फंसाने वाला चूंकि स्टेबिलिटी में, लेकिन वो टर्म जो आता है वो कैवियोली के साथ आता है। यहाँ पर कैवियोली को कुछ डिस्कस अलग से नहीं किया है, इसलिए हम उसको पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं मान सकते। ऐसे इन क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब एक और सवाल है यहाँ पर लिपिड राफ्ट से। मॉलिक्यूल्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड राफ्ट, ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड। मतलब सीधा साधा आंसर है, इसमें कहीं कोई झंझट नहीं। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सभी क्वेश्चन में ही बता दूं तो ये तो गड़बड़ बात है, लेकिन चलो मैं आपको थोड़ा सा मदद करता हूँ तरीके में। इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं जिसको मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स। यहाँ बोलता है कि लिपिड राफ्ट्स आर रिच इन स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। सही है। Cholesterol plays a central role in raft formation since lipid raft apparently do not form it in their absence. अगर कोलेस्ट्रॉल हटा दो तो लिपिड राफ्ट खत्म हो जाएगा, तो सही कह रहा है। Why do you think cholesterol is essential for the formation of lipid raft? कोलेस्ट्रॉल के बाद की क्या खास बात होती है? ये फॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोलिपिड्स के बीच में, जिसको हम लोग वाइट्स कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा बीच का एक ऐसा खाली जगह वाइट, उसमें जाकर यह जमा हो जाता है और मेम्ब्रेन के मूवमेंट को, मतलब उसके जो टेल्स होते हैं उसके मूवमेंट को क्या करता है, हिलने नहीं देता है। कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज द मोबिलिटी ऑफ स्फिंगोलिपिड्स इन द लिपिड बाइलेयर। ये सही ऑप्शन है। लार्ज हेड ग्रुप ऑफ स्फिंगोलिपिड रिपील ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नहीं, ये गलत बात है। कोलेस्ट्रॉल इंटरेक्ट्स विद फैटी एसिड टेल्स इन द मेम्ब्रेन। ये सही बात है। The planar cholesterol molecules are postulated to fill the voids, ठीक है, and form underneath the large head group of the sphingolipids. ये मोस्ट एक्यूरेट आंसर है, ठीक है, ये सबसे एक्यूरेट आंसर है। इवन ऊपर में लिखी हुई बातों में से दो बातें सही हैं, बट लिपिड ड्राफ्ट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्लेनर मतलब क्या हो गया कि आपने देखा था कि एक ऐसे ये है स्फिंगोलिपिड है, एक ही प्लेन में है, और इसमें यहां पर फॉस्फोलिपिड, तो प्लेनर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल फिल द वॉइड। ये जो जगह है, ये जो जगह आप देख रहे हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ, इसे वॉइड कहते हैं। अंडरनीथ द लार्ज हेड ग्रुप ऑफ द स्फिंगोलिपिड। और स्फिंगोलिपिड का हेड ग्रुप क्या होता है, ये बड़ा बड़ा होता है, लार्ज होता है। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सबसे एक्यूरेट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग लिपिड राफ्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाकी जो बचे हैं उसको आप लोग भी सॉल्व करिए और सॉल्व करके लॉजिकल डेवलप करिए। न्यूमेरिकल्स में अगले क्लास में